इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न, टेल मी, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिएंट के टाइप 1 क्वेश्चन के बारे में सीखा था, राइट? टाइप 1 क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि ट्रांजिएंट का जो हमारा हमने क्या बनाया था ट्रांजिएंट में, बताओ बच्चों। हमने ट्रांजिएंट में एक फ्लो चार्ट बनाया था कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ये हमने ट्रांजिएंट में सीखा था, राइट? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको टेबल याद होनी चाहिए। एंड क्या याद होना चाहिए आपको, ये बताओ। टेबल के साथ साथ दो शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने बताए थे, ठीक है? तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं जो इंपॉर्टेंट है इन अ ट्रांजिएंट, वो कौन कौन से है? फर्स्ट वन, इंडक्टर करंट एट 0 प्लस इज इक्वल टू इंडक्टर करंट एट 0 माइनस। फाइन। नेक्स्ट, कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 प्लस इज इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 माइनस, राइट? ये दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट कौन सा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूले, शॉर्टकट फॉर्मूले कि हाउ टू फाइंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टी इन अ ट्रांजिएंट। सिमिलरली करंट का इक्वेशन क्या थी, वो भी दोनों की इक्वेशन सेम थी। देन हमने रीड किया था लिमिटेशन क्या है, ठीक है? तो लिमिटेशन का दिमाग लगाओ, लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन क्या थी, सोचो थोड़ा कि ये दैट शॉर्टकट फॉर्मूला can use in a first order circuit and a circuit contain a constant DC source, okay? तो ये सब देखा था टाइप 1 के काफी क्वेश्चन हमने देखे थे। इवन हमने ये भी देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट? विच वाज अ टाइप 2 क्वेश्चन। एंड इन द एंड मैंने एसी ट्रांजिएंट के लिए आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लेना। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? बट एसी ट्रांजिएंट में उस फॉर्मूले के अलावा कोई और क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आएगा, राइट? सो नाउ नेक्स्ट we are going to see the type 3 question. Now why I am saying the type 3 question are important question, because in a type 3 question we will not use the shortcut formula as well as we are not going to use the flow chart or something, ठीक है? इसमें हर एक क्वेश्चन का हर डिफरेंट टाइप है, वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? बेसिक सा, एंड यू हैव टू टेल मी, ठीक है? गेट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, आई गेस 2012 का। क्वेश्चन में क्या है, मुझे दो कैपेसिटर दिए हुए हैं C1 एंड C2 और t इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है। क्वेश्चन है गिवन क्या मुझे, C1 इज इनिशियली चार्ज, C1 इज इनिशियली चार्ज टू 12 वोल्ट एंड C2 इज नॉट इनिशियली चार्ज, और इनिशियली कोई चार्ज नहीं है इसमें। Then we have to find the equation of current, for t greater than equal to 0 is option first 0, option 2 exponential function, option 3 स्टेप सिग्नल या फिर कह सकते हो स्टेप फंक्शन, एंड इन द लास्ट स्टेप 4 इंपल्स फंक्शन। ओके, ये चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। इसमें मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, C1 हैज बीन चार्ज टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज 12 वोल्ट। C1 इनिशियली 12 वोल्ट से चार्ज है और C2 इनिशियली चार्ज नहीं है, इसका मतलब C2 में इनिशियली वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, एज सून एज आई क्लोज द स्विच, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0? मींस इक्वेशन ऑफ करंट इसमें क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 करंट 0 होगा, ऑप्शन 2 करंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ऑप्शन 3 करंट स्टेप फंक्शन होगा, और ऑप्शन 4 करंट इज इंपल्स होगा, राइट? तो ये सब हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को अब पहले हम थोड़ा लॉजिकल वे से देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में देखेंगे, और इस क्वेश्चन की इतनी डेप्थ में जाएंगे कि अगर थोड़ा सा तो कुछ चेंज आता है इस क्वेश्चन में, उसका आंसर हम बता सके। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। तो इसको देखेंगे। सो देयर इज लॉट मोर टू नो, देयर इज लॉट मोर टू डिस्कस, सो लेट्स बिगिन आवर दिस सेशन। सो अब थोड़ा लॉजिकल वे में एक चीज सोचता हूं, जैसे मेरा स्विच क्लोज होगा तो C1 मेरा चार्ज है, C2 मेरा कोई चार्ज नहीं है, तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? ऑब्वियसली करंट का फ्लो C1 से C2 होगा, और करंट का फ्लो C1 से C2 क्यों होगा? बिकॉज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो करंट मेरा मूव करता है,
सो जब मैं ये क्लोज करूंगा तो C1 C2 में मूव करेगा, राइट। नाउ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किस पे डिपेंड करती है? अगर मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम पूछूं तो किस पे डिपेंड करता है? वो मेरा रेसिस्टेंस की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, और आई कैन से टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट एक्चुअली क्या बताता है? टाइम कांस्टेंट ये बताता है कि आपका नेटवर्क कितनी जल्दी चार्ज हो सकता है या कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं रेसिस्टेंस कितना है मेरे पास, 0, तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट क्या होगा? अप्रोच टू 0, मींस बहुत ही छोटा टाइम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे आपका C1 जो होगा डिस्चार्ज हो जाएगा और C2 आपका एकदम से चार्ज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जो टाइम कांस्टेंट है वो नेग्लिजिबल है, सो मींस बहुत ही कम टाइम लगेगा C1 को डिस्चार्ज होने में और C2 को चार्ज होने में, राइट। अब देखो, मान लो C1 यहां पर है चार्जिंग पॉइंट पे, हाई पोटेंशियल पे, C2 लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है ना। C1 जो है डिस्चार्जिंग में आ रहा है, C2 चार्ज हो रहा है, तो C1 डिस्चार्ज हो रहा है, C2 चार्ज हो रहा है, C1 C2। नाउ एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच गए। ये सुनो, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच गए। ना जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच गए हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, राइट। और अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 है तो आपका करंट फ्लो कितना होगा? 0 होगा। और अगर करंट फ्लो 0 है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। मींस चार्जिंग डिस्चार्जिंग विल start at t equal to 0 but it will eventually get stopped when both the voltage become constant or same, when both the voltage become equal or same, right। तो इसका मतलब आपका करंट फ्लो होगा लेकिन आपका करंट बाद में 0 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? करंट मेरा स्टेप फंक्शन नहीं हो सकता, राइट। स्टेप फंक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास स्टेप का मतलब क्या है? इनफिनिट तक आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू रहे, बट यहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो करंट कैन नॉट बी स्टेप फंक्शन। करंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मेरे पास एक डैम्पिंग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इट टेल्स यू अ डैम्पिंग फैक्टर, ओके। और डैम्पिंग के लिए आई नीड अ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ही नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहां से आएगा, राइट। सो अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें नहीं होगा। करंट 0 भी नहीं होगा। क्यों? अगर 0 करंट हो गया तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो परफॉर्म ही नहीं होगी, बट मुझे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग परफॉर्म करनी है ना, वो होगी भी जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट कैन नॉट बी 0, तो आंसर विल बी इंपल्स। और खुद भी सोचो, अगर रेसिस्टेंस नहीं है, टाइम बहुत कम लगा, तो एक ही इंस्टेंट में आपका क्या होगा? C1 डिस्चार्ज होगा, C2 चार्ज होगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, ठीक है, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज वो सेम होगा, राइट। चलो अब ये तो लॉजिकल वे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कैसे चार्जिंग है कैसे डिस्चार्जिंग है। तो लॉजिकल वे से मैंने आपको बता दिया आंसर कितना होगा इसमें। सिंपल है, आंसर विल बी इंपल्स फंक्शन, राइट। फाइन। नाउ थोड़ा इसको मैथमेटिकल वे में देखते हैं, राइट। नाउ दिस टाइम दिस इज अ सेकंड ऑर्डर नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दोगे। नो, दिस आर नॉट इन अ सीरीज फॉर्म बिकॉज दोनों एक डिफरेंट वोल्टेज से चार्ज है, ठीक है। तो थोड़ा मैथमेटिकल वे से देखते हैं कि इसका आंसर इंपल्स कैसे आएगा, ठीक है। लेट्स सी। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, मेरा सेकंड ऑर्डर फंक्शन है ना, सेकंड ऑर्डर फंक्शन के लिए मैं आपको बताया था वी हैव टू यूज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव टू यूज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर मैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करूं, इफ आई यूज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हियर, तो क्या होगा? तो टेबल देखो, टेबल देखो, C1 किसमें चेंज होता है? C1 चेंज होता है इन लैपलास फॉर्म 1/C1s विद VC1 इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय S, राइट। इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी? 12 वोल्ट, तो यहां पर क्या आएगा? 12/S। यहां पर क्या आएगा? 12/S। और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, इस करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, राइट। सो याद करो करंट का जो डायरेक्शन होती है उसी में मेरा प्लस साइन होता है, तो यहां पे क्या होगा? प्लस माइनस 12/S, राइट। स्विच मेरा क्लोज हो गया, यहां पे क्या आएगा मेरा? 1/C2S। यहां पर तो मेरे पास वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा ना, क्योंकि यहां मेरा इनिशियली चार्ज ही नहीं है, इनिशियली चार्ज ही नहीं है, तो 0/S क्या हो गया? 0 मतलब शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स। एंड मेरा IS जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, यस और नो? जो मेरा IS है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो निकालते हैं वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में जाऊं, क्या आएगा? 12/S प्लस IS 1/C2S प्लस 1/C1S इक्वल टू 0।
ओके नाउ IS will be equal to minus 12 by S divide by 1 upon C2S plus 1 upon C1S, राइट। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो IS कितना आएगा, -12 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो IS में लैप्लास फॉर्म ऑफ करंट कितना आ गया, -12 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ना देखो इसका मुझे इनवर्स लैप्लास निकालना है, राइट। सो ये जो नंबर है, ये जो मेरी टर्म है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, C1 C2 की फिक्स वैल्यू है 12 है, तो ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इनवर्स लैप्लास क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का इनवर्स लैप्लास होता है इंपल्स। क्यों, अगर आपको पता है, अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंपल्स फंक्शन इज इक्वल टू 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय इंपल्स इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब इसका लैप्लास इनवर्स कितना हो गया, दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय यूनिट इंपल्स। ओके, सो यहां पे क्या होगा, देखो सो बताओ बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं क्या लूंगा, इनवर्स लैप्लास लूंगा, राइट। सो अगर मैं इनवर्स लैप्लास लेता हूं, IT इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ IS, राइट। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ IS मींस मुझे इस टर्म का जो कांस्टेंट टर्म है इसका लैप्लास इनवर्स लेना है, कितना होगा, -12 C1 प्लस C2 डेल टी, दिस इज द IT एंड हेंस हमें तो बस बताना था कि फॉर्म कौन सी, फॉर्म क्या है, इंपल्स। सो उसकी फॉर्म क्या है, इंपल्स। सो इन दिस वे, मैथमेटिकल वे, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, ओके। और लॉजिकल वे में आपने देख लिया, रेसिस्टेंस नहीं होगा तो मेरे पास डिसिपेशन नहीं होगा और मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म 0 होगा, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास और करंट मेरा 0 हो रहा है तो स्टेप फंक्शन हो नहीं सकता, और करंट मेरा 0 भी नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होना ही है टू परफॉर्म द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सो दिस क्वेश्चन विल बी डन इन दिस वे, ओके। सो ये तो क्वेश्चन था, तो गेट में आएगा, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूंगा, क्वेश्चन का डायग्राम ही रहेगा, बट अब मैं एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। नाउ एक जनरल फॉर्म में मैं आपको इस क्वेश्चन को लेके आता हूं, देखो कैसे लेकर आऊंगा। क्वेश्चन है, इनिशियली C1 is charged to V1 and C2 is charged to V2. Okay, first we have to find current behavior, current का behavior कैसे होगा। Next we have to find voltage across capacitor, voltage across capacitors at different time interval, graph of voltage across C1 and voltage across C2, ओके। और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे इसमें क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच क्लोज हो रहा है और उससे पहले आपके पास C1 जो है V1 तक चार्ज है, C2 जो है V2 तक चार्ज है। हमें बताना है कि करंट बिहेवियर क्या होगा। तो वो तो अभी मैंने बता दिया, वो तो अभी बताया मैंने। मेरा पहले से कैपेसिटर C1 और C2 किसी ना किसी वोल्टेज पे चार्ज है, और इसको एज्यूम करके चलते हैं कि इसको एज्यूम किया है कि जो V1 है वो V2 से बड़ा है। सो जैसे जब स्विच क्लोज होगा तो V1 क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, मींस कैपेसिटर 1 डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। क्यों, बिकॉज V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा है, राइट। मींस थोड़ा इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल कैपेसिटर 2 से ज्यादा है, तो कैपेसिटर 1 डिस्चार्ज होना शुरू होगा, राइट। अब मान लो कैपेसिटर 1 का वो पोटेंशियल यहाँ पे है, 2 को यहाँ पे है, ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएंगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो 0 भी हो रहा है, और एक ही इंस्टेंट में करंट फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब करंट का बिहेवियर इस क्वेश्चन में तो वही है जो अभी करा है हमने, इट इज इंपल्स, ओके ना। अब मुझे बताना है कि वो वोल्टेज क्या होगा जहां पर ये लोग स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट कि वो वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट VC1
0 प्लस इज इक्वल टू VC1 0 माइनस, और आई कैन से कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 प्लस इज इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 माइनस। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? ठीक है, मैंने बोला था कैपेसिटर में वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन बट इफ वी डोंट हैव रेसिस्टेंस इन अ नेटवर्क, अगर नेटवर्क में रेसिस्टेंस नहीं है, then we cannot use this formula. This formula is not valid. क्यों? रेसिस्टेंस होगा तभी तो कुछ टाइम लगेगा, तभी तो ये उसको होल्ड कर पाएगा। अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। एक ही इंस्टेंट में आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना है और दूसरा वाला चार्ज होना है, और एक ही इंस्टेंट ही तो मेरा 0 प्लस होता है, राइट? तो ये फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अब बात आती है तो फिर कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई स्टेबल नेटवर्क है उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला का मतलब क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाऊं तो चार्ज हमेशा हर टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चार्ज एट 0 प्लस विल बी इक्वल टू चार्ज एट 0 माइनस। ये सुनो, charge at 0 plus is equal to charge at 0 minus. This I can write, right? कि 0 plus पे और 0 minus पे चार्ज सेम रहेगा। अब ये दोनों कैपेसिटर जो है, जो अपनी फाइनल वोल्टेज पे रीच कर रहे हैं, जो कि इक्वल वोल्टेज है, वो दोनों फाइनल वोल्टेज पे 0 प्लस पर ही तो रीच करेंगे, एक ही इंस्टेंट पर ही तो रीच करेंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? कैपेसिटर 1 का जो 0 प्लस होगा वो कैपेसिटर 2 के 0 प्लस के इक्वल होगा, और उसको हमने सपोज कर लिया कि वो V है, राइट? मींस दोनों के इक्वल, दोनों में पैरेलल में है तो उनका वोल्टेज कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। नाउ ये वाली इक्वेशन देखते हैं। फ्रॉम 1 चार्ज एट 0 प्लस, नाउ 0 प्लस पे स्विच मेरा क्लोज हो गया, चार्ज मेरा पूरे सिस्टम का क्या होगा? VC1 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस VC2 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय C2। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस गिव यू चार्ज। चार्ज एट 0 माइनस, कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 माइनस C1, कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 माइनस C2। ये सुनो, नाउ VC1 0 प्लस और VC2 0 प्लस इक्वल है, और किसके इक्वल है? V के। तो V मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? C1 प्लस C2। नाउ VC1 0 माइनस क्या है? जो इनिशियली चार्ज है, किससे चार्ज है? ऑफ वोल्टेज V1, और कैपेसिटर 2 किससे चार्ज है? ऑफ वोल्टेज V2, राइट? सो फाइनली दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? दोनों के अक्रॉस वोल्टेज आपको कितना आ जाएगा? दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो ये इक्वेशन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दैट आपका जो सिस्टम है, जो कैपेसिटर है, उस दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। मींस आपका कैपेसिटर 1 डिस्चार्ज होकर यहां पे आ जाएगा, और कैपेसिटर 2 चार्ज होकर इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आ जाएगा। और जैसे ये लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग होके इक्वल वोल्टेज पर आ गए, क्या उसके आगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग परफॉर्म होगा? द आंसर इज नो। नो सर, उसके आगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 प्लस से लेकर t इक्वल टू इन्फिनाइट तक, जब तक कोई और डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, जो कैपेसिटर 1 है और जो कैपेसिटर 2 है, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। वो कांस्टेंट वोल्टेज कितना होगा? ये वाला, समझे? कि t इक्वल टू 0 प्लस से लेकर t इक्वल टू इन्फिनाइट तक आपके पास ये ही वोल्टेज रहेगा, और ये वोल्टेज इसलिए रहेगा बिकॉज उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग परफॉर्म नहीं होनी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस जो आपका सेकंड पार्ट है, वो किसी भी टाइम पर आपसे पूछे कि वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज इतना होगा, राइट? इसको मैं बोल सकता हूं किसी भी टाइम पे ये वोल्टेज होगा। मींस दिस इज वोल्टेज एट 4 सेकेंड, this is voltage at 3 seconds, this is also a voltage at infinity, right? Means infinite में भी ये वोल्टेज होगा, तो हर टाइम पे मेरा वोल्टेज सेम ही होना है, right? So this is the important conclusion that we can get from this particular equation, that मेरा वोल्टेज 0 प्लस से लेकर इन्फिनिट तक सेम ही होना है, unless कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, ठीक है? So second part is done, voltage across capacitor is done, current behavior is done. Now third is graph of VC1 and VC2. VC1 और VC2 का ग्राफ कितना होगा ये देखना है मुझे। तो चलो इन दोनों का कर्व ड्रॉ करते हैं। Now VC1 जो था
इनिशियली कितना वोल्टेज स्टोर कर रहा है, इनिशियली वो कितना वोल्टेज स्टोर कर रहा है, V1, ठीक है। अब एक ही इंस्टेंट पे ये किस वोल्टेज पे आ गया, V पर आ गया। तो एक ही इंस्टेंट पे डिस्चार्ज होके किस वोल्टेज पे आ गया, V पर आ गया, यहां पर आ गया, राइट। और उसके बाद ये इसी वोल्टेज पे रहा है टिल t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, कैपेसिटर 1 का कर्व। अब कैपेसिटर 2 का कर्व अगर मुझे ड्रॉ करना है वो भी देखते हैं क्या होगा। अगर कैपेसिटर 2 की बारे में बात करें तो इनिशियली कैपेसिटर 2 ले सपोज V2 पे चार्ज था, है ना, और V2 क्या होना है, ये चार्ज होना है, राइट। कैपेसिटर 2 क्या होना है, चार्ज होना है। तो कैपेसिटर 2 चार्ज होके उसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंचेगा जिसमें V1 पहुंच गया, C1 पहुंच गया, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर वोल्टेज V, और फिर यही वोल्टेज हो रहना है टिल t टेंड्स टू इंफिनिटी। सो इसका मतलब क्या है कि अब डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग आगे परफॉर्म नहीं होगी। तो आपका C1 और C2 कहां तक चार्ज और डिस्चार्ज होगा, V तक, ठीक है। सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। और V का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला याद रखना। इसको एक जनरल लेना है, आपको फॉर्मूला बता देता हूं। V इज इक्वल टू Vc1 0 माइनस C1 प्लस Vc2 0 माइनस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज एट विच माई कैपेसिटर विल रीच। और ये फॉर्मूला हर टाइम इंस्टेंट पे एप्लीकेबल है। आप कोई सा भी टाइम इंस्टेंट उठाओगे उस पर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सो क्वेश्चन क्या है, S1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच 1 को फॉर लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज किया गया। At t equal to 0, S2 is closed and S1 is open. Means t equal to 0 पे क्या करा है हमने, S2 को क्लोज करा है and S1 is open. Voltage across C2 at t equal to 4 सेकेंड is. उसने पूछा C2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब देखो, अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब तो ये क्वेश्चन आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं इनिशियल की बात करूं, t equal to 0 माइनस की बात करूं, at t equal to 0 माइनस की बात करता हूं, तो स्विच 1 मेरा क्लोज्ड है, स्विच 1 क्लोज्ड है तो इसका मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया। सो t इक्वल टू 0 माइनस की बात करूं, कैपेसिटर वोल्टेज एट 0 माइनस कितना होगा, 3 वोल्ट होगा, नहीं होगा, श्योर सर इतना तो होगा ही। नाउ ये स्विच ओपन है तो C2 के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो C2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट। कितना वोल्टेज होगा C2 के अक्रॉस, 0 वोल्ट, ठीक है। दिस इज एट t इक्वल टू 0 माइनस। नाउ अब क्या बोला है, S2 इज क्लोज एंड S1 इज ओपन। मींस अब S1 को ओपन कर दिया, S2 क्लोज कर दिया। तो अब देखो ये डायग्राम वही तो है जो अभी हमने देखा था, yes or no? दिस इज द सेम डायग्राम दैट वी हैव सीन जस्ट नाउ कि आपका C1 एक चार्ज है और C2 डिस्चार्ज है। तो इसका मतलब C1 मेरा डिस्चार्ज होना शुरू होगा, C2 चार्ज होना शुरू होगा एंड एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके स्टॉप हो जाएंगे। और वो पर्टिकुलर वोल्टेज कब आएगा, वो पर्टिकुलर वोल्टेज एक ही इंस्टेंट पे आ जाएगा। मतलब वो यहाँ पे मुझसे किसी भी टाइम के बारे में पूछता, उसका सबका आंसर सेम होता, राइट, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंस्टेंट मेरा 0 प्लस पर ही आ रहा है, समझे। सो इसका मतलब C1 C2 एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंच रहे हैं, उस वोल्टेज को मैंने मान लिया कितना है, V। तो मैंने सपोज कर लिया उनके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया, V। नाउ अभी मैंने बोला था जनरल फॉर्मूला याद करना। जनरल फॉर्मूला क्या है मेरा, V इज इक्वल टू Vc1 0 माइनस C1 प्लस Vc2 0 माइनस C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये है या नहीं, राइट। एंड अच्छा मैंने C1 C2 की वैल्यू नहीं लिखी है। C1 इज 2 फेराड, C2 इज 1 फेराड, ओके, ये वैल्यूज दे रखी है। सो कैपेसिटर 1 0 माइनस कितना है, 3 मल्टीप्लाई C1 कितना है, C1 बताओ कितना है, 2 है, प्लस कैपेसिटर 2 0, ये कितना है मेरे पास, C2 कितना है मेरे पास, 1 है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 कितना है मेरे पास, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 2। सो कितना वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस, 2 वोल्ट। तो यही वोल्टेज मेरा C1 के अक्रॉस भी है, यही वोल्टेज मेरा C2 के अक्रॉस भी है, और यही वोल्टेज है जो मेरा 0 प्लस से लेकर t टेंड्स टू इंफिनिटी तक है। समझे इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पॉइंट को समझने का ट्राई करो, राइट, समझे। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है, याद कर लो। अगर डेरिवेशन आती है तो अच्छा है, डेरिवेशन नहीं आती तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन अब चेंज किया है। मैं एक रेसिस्टेंस बीच में ले आया हूं ऑफ मैग्नीट्यूड R। t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच क्लोज हो रहा है और उन्होंने क्या बोला, C1 जो है V1 तक चार्ज है, C2 जो है V2 तक चार्ज है एंड V1 इज ग्रेटर देन V2 मींस C1 जो है वो ज्यादा चार्ज है एज कंपेयर टू C2। अब देखो स्विच क्लोज होगा तो आप देखोगे ये V1 पे चार्ज है, V2 पे चार्ज है, मींस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट फ्लो करेगा। और करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इन क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके पाथ में क्या आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। तो अब बताओ क्या करंट में इंपल्स होगा? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज अब रेसिस्टेंस भी है मेरे पिक्चर में। जब रेसिस्टेंस पिक्चर में है तो मीन्स कुछ ना कुछ टाइम कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ टाइम उसे लगेगा जो टाइम नेग्लिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो टाइम लगेगा। और अगर रेसिस्टेंस है तो करंट का बिहेवियर कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। तो सबसे पहले करंट का बिहेवियर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि नाउ वी हैव अ रेसिस्टेंस इन अ पाथ। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों, अब यहां पर क्या है मेरे पास, ये दोनों इक्वेशंस मेरी वैलिड है। क्यों? क्योंकि अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक ही इंस्टेंट में नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो यहां पर क्या है, ये दोनों इक्वेशन मेरी वैलिड है। तो इसका मतलब क्या है, आपका 0 प्लस पे तो एकदम तो चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ टाइम लगेगा इनको चार्ज और डिस्चार्ज होने में। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट मस्ट बी डिफरेंट। ओके, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट। तो क्वेश्चन पार्ट सेकंड में हमसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड वोल्टेज एट इंफिनिटी। सी इंफिनिटी पे क्या होगा, मींस देखो C1 अभी भी V1 पे चार्ज है, C2 V2 पे चार्ज है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज चार्ज। अब एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ गया, देखो जहां पे इन दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। इन दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। और अगर इन दोनों का वोल्टेज सेम हो गया तो आगे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका करंट का फ्लो नहीं होगा, राइट। बट ये पर्टिकुलर पॉइंट अब एक ही इंस्टेंट पे नहीं आ रहा है, इसको आने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसका मतलब वो टाइम तो मुझे नहीं बताना, बट मुझे ये देखना है कि इंफिनिटी पे कितना वोल्टेज होगा। इसका मतलब इंफिनिटी पे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा, बिकॉज एट t टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों मेरे सेम पोटेंशियल में पहुंचेंगे। और अगर दोनों सेम पोटेंशियल में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब उसके आगे मेरा करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो फाइनली क्या होगा, तो इसको फिर मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, अगेन इक्वेशन याद करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, दैट चार्ज एट इंफिनिटी will be equal to charge at 0 plus और you can say charge at 0 minus। किसी भी टाइम इंटरवल पे मेरा चार्ज सेम रहेगा, बट मुझे 0 प्लस क्यों लिया है, I take 0 प्लस बिकॉज मुझे पता है 0 प्लस पे वोल्टेज कितना है उन दोनों के अक्रॉस। तो चार्ज एट इंफिनिटी दोनों का इक्वल ही होगा। तो VC1 इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय C1, VC2 इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय C2 इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2, राइट। अब मुझे पता है इंफिनिटी पे दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो मेरा सेम होने वाला है ना। तो अगर दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होने वाला है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने V इंफिनिटी कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा, C1 प्लस C2 इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2। तो यहां से V इंफिनिटी कितना आ गया मेरे पास, V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सो दिस इज द फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला मेरा सेम ही है, फॉर्मूला वही है जो मैंने वहां पे निकाले लास्ट क्वेश्चन में, बट अब ये फॉर्मूला सिर्फ t इक्वल टू इंफिनिटी के लिए ही है। और वो फॉर्मूला जो वोल्टेज का था वो हर टाइम कांस्टेंट पे था, फॉर एवरी टाइम कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए। ध्यान रखना इसको कि जब रेसिस्टेंस बीच में आ जाएगा तो फॉर्मूला जो होगा वो तो सेम होगा, लेकिन वो t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए होगा, और जबकि पहले वाला फॉर्मूला था वो हर टाइम इंटरवल पे था। ठीक है, समझे इसको। तो सेकंड पार्ट डन। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 और C1 दोनों के इक्वल टू सेम वोल्टेज होगा इंफिनिटी पे, और वो वोल्टेज कितना होगा, ये होगा, राइट। अब दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, कि C1 के अक्रॉस वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा और C2 के अक्रॉस वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा, ये मुझे देखना। सबसे पहले चेक करते हैं C1 के लिए, वोल्टेज अक्रॉस C1। टाइम 0 से पहले कितना वोल्टेज था उसके, कितना वोल्टेज था बच्चों बताओ, V1 था। ठीक है,
अब ये एकदम से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसको डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है, और डिस्चार्ज होकर वो कहां जा रहा है, v इंफिनिटी जो अभी हमने निकाला वो उस पे पहुंच रहा है, तो डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा इन एक्सपोनेंशियल वे, और डिस्चार्जिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर C2 के लिए बनाऊं, इफ आई मेक कर्व फॉर कैपेसिटर C2, तो इनिशियली उसका वोल्टेज कितना है, इनिशियली कितना वोल्टेज है उसका V2, और फाइनली वो V इंफिनिटी पे जा रहा है, तो मीन्स ये अगेन मेरा चार्ज हो रहा है, और T टेंड्स टू इंफिनिटी पे कहां जाएगा, ये इसके अक्रॉस, लाइक दिस। सो दिस इज द कर्व ऑफ C2। तो मीन्स C1 C2 का कर्व ऐसे होगा, और इंफिनिटी इंफिनिटी मतलब उनका एक स्टेडी स्टेट पहुंच गया है, ठीक है, क्योंकि अब दोनों सेम वोल्टेज पे आ गए, सेम वोल्टेज पे आ गए तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो है, और वोल्टेज डिफरेंस जीरो है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। गॉट इट। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ये काफी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एनर्जी फ्रॉम 3 volt source, energy taken from 3 volt source to charge capacitor from 0 to 3 volt. ठीक है, in this question we have to find the energy taken by the source to charge the capacitor from 0 to 3 volt. ये मुझे बताना है, ठीक है, कितनी एनर्जी सोर्स से ली गई। सोर्स क्या है मेरे पास, सोर्स वो 3 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। नाउ t इक्वल टू 0 से पहले आपका जो स्विच है वो इस पोजीशन पे है, और वो पोजीशन ग्राउंड पे है, तो इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटर वोल्टेज है 0 माइनस पे वो किसके इक्वल है, 0 वोल्ट के, और कैपेसिटर 1 0 प्लस भी किसके इक्वल होता है, 0 माइनस 0 वोल्ट। तो एक ही कैपेसिटर सी ले लो, कोई नहीं, 0 वोल्ट, और वो तो मुझे पता है क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना है फ्रॉम 0 टू 3 वोल्ट, तो 0 से 3 वोल्ट तक चार्ज करना है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसे 3 वोल्ट जाने के लिए। तो आप ये देखो 3 वोल्ट क्या है, मेरी बैटरी है, राइट। तो इसका मतलब कैपेसिटर को अगर 3 वोल्ट तक आपको चार्ज करना है तो कितना टाइम लगेगा उसे फुल्ली, जितनी बैटरी का वोल्टेज तब तक चार्ज करना है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, टिल t इक्वल टू 0 से लेकर टिल t टाइम्स टू इंफिनिटी पे। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, टू कैपेसिटर टाइम taken by capacitor to charge, time taken by capacitor to charge till to charge till 3 volt will be t equal to infinity। और इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में लिखते हैं, प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर वे में लिखते हैं इसे, कैपेसिटर will take t equal to 0 to t equal to infinity to charge till to charge till 3 volt। क्यों, बिकॉज 3 वोल्ट की ही बैटरी लगी और आपको उतने ही वोल्टेज से कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो जब भी ऐसा होता है तो कैपेसिटर को पूरा इंफिनिटी टाइम तक लगेगा उसको चार्ज होने में। अदरवाइज अगर उससे कम चार्ज करना हो, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट तक चार्ज करना हो, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करेंगे, राइट, फिर उसको 2 वोल्ट के इक्वल लिखेंगे और देखेंगे किस टाइम इंटरवल तक, किस टाइम इंस्टेंट तक वो चार्ज हो रहा है, राइट। अब मुझे निकालना क्या है कि 3 वोल्ट से एनर्जी कितनी गई। तो देखो जब ये करंट यहाँ पे होगा 0 से इंफिनिटी में कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो हो गई होगा आईडी, तो इसका मतलब कितनी एनर्जी 3 वोल्ट ने दी होगी, कितनी दी होगी पावर की। तो सबसे पहले देखते हैं पावर कितनी दे रखी होगी, पावर कितनी दी होगी 3 इंटू आई, राइट। और आई कैन से जितना इसने डिसिपिएट किया और जितना इसने एनर्जी स्टोर करी उतना ही उसने दिया होगा। तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी डिलीवर्ड बाय 3 वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड एनर्जी डिसिपेट बाय रेसिस्टर। इतना तो मैं बोल सकता हूं, राइट। बट दोनों में एनर्जी निकालने का फायदा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम आईटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मैंने आईटी की इक्वेशन निकाल ली तो पावर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय आई, और फिर पावर से एनर्जी में जाने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन। तो बस वही परफॉर्म करते हैं। तो आईटी कितना होगा, आप देखो आईटी शॉर्टकट फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। आईटी इज इक्वल टू आई इंफिनिटी माइनस आई इंफिनिटी माइनस आई जीरो प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। तो शॉर्टकट फॉर्मूला से आईटी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अब देखो आई इंफिनिटी,
आई इंफिनिटी पे, जब इंफिनिटी पे मैं पहुंचूंगा कैपेसिटर तो ओपन होगा ना, तो आई इंफिनिटी पे करंट जीरो होगा क्योंकि कैपेसिटर क्या है, ओपन है। आई जीरो प्लस पे आपको पता है कि कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो कितना करंट फ्लो करेगा, 3 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस कितना है 120 ओम है, सॉरी दिस इज ओम, 3 वोल्ट डिवाइड बाय 120 इक्वल टू 1/40। और टाउ कितना होगा, टाउ मस्ट बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी। आर कितना मेरे पास, 0.1 सॉरी 0.1 10⁻⁻6 इंटू 1/40 कितना होगा, रेसिस्टेंस कितना है 120, सॉरी गाइस, रेसिस्टेंस कितना है मेरे पास 120, तो कितना हो जाएगा ये 12 माइक्रो सेकेंड। टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, टाउ 12 माइक्रो सेकेंड। सो अगर मैं आईटी की बात करूं, आईटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आईटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई इंफिनिटी जीरो वो जीरो, तो आईटी की इक्वेशन आ गई 1/40 e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ विच इज 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। ये क्या हो गया, मेरी आईटी की इक्वेशन होगी, राइट। चलो इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देता हूं, आई टी इक्वल टू आई ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है, जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन होगी, राइट। सो एनर्जी कितना होगा बच्चों ये बताओ, 3 वोल्ट सोर्स से एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा बच्चों ये बताओ। सो एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा बच्चों ये बताओ, पावर मल्टीप्लाई टाइम फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। क्यों, इंफिनिटी लगेगा ना उसको 3 वोल्ट तक चार्ज होने के लिए, तो इसका मतलब 0 टू इंफिनिटी वोल्टेज कितना है 3, करंट आई कितना है मेरे पास, आई ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ डी टी, यस और नो, राइट। 3 आई मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ का इंटीग्रेशन कितना हो गया -1 टाउ, 0 से इंफिनिटी, राइट। सो -3 टाउ आई कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस, अब देखो सॉल्व करो, e raised to power minus infinity minus e raised to power 0. So e raised to power minus infinity is 1 or 0, it is 0. e raised to power 0 is 1, so कितना आ गया 3 tau I, कितना आ गया 3 multiply by tau multiply by I, right। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 3 multiply by टाइम कांस्टेंट कितना है 12 into 10 raised to power -6 और करंट कितना है मेरे पास 1/40, करंट कितना मेरे पास 1/40। तो चलो इसको सॉल्व करते कितना होगा, 4 से ज्यादा 4 से ज्यादा कितना बचा मेरे पास 10, तो इतना आ गया 0.9 माइक्रो जूल, 0.9 माइक्रो जूल। सो द एनर्जी विच विल बी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.9 माइक्रो जूल। तो आप देख लो कैसे निकाला हमने, पहले हमने करंट की इक्वेशन निकाली, फिर उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इंटीग्रेट करा, ठीक है, और टाइम की लिमिट ध्यान रखना, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना था जब तक ये 3 वोल्ट चार्ज हो, 3 वोल्ट में बैटरी दे रखी है, तो मींस इंटीग्रेशन में तब तक करना है, कब तक 0 से इंफिनिटी तक। अगर उसने कुछ और वोल्टेज दिया होता, मींस 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, तो पहले मैं कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन निकालता, राइट। कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन निकालने के बाद मैं उस कैपेसिटर वोल्टेज को उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल रखकर टाइम निकालता, एंड देन इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांजिएंट एनालिसिस, ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस कंप्लीट कर लिए, बट अगेन इट्स ओनली कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, आपकी साइड से तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, आपको सारी प्रैक्टिस करनी अच्छे से, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी है तीनों स्ट्रीम में वो सारे करो, ठीक है। उसके बाद बुक्स देखो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ, तब ये सब आप करोगे ना तब जाके आपका काम कंप्लीट होगा। और ट्रस्ट मी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 99% क्वेश्चन जो है वो फ्लो चार्ट से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैं फ्लो चार्ट और शॉर्टकट फॉर्मूला ही यूज किया था करंट की इक्वेशन निकालने के लिए। उसके बाद जस्ट जो उन्होंने एडिशनल पूछा, उन्होंने एनर्जी पूछ लिया तो एनर्जी फाइंड करी हमने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, राइट। सो आई होप आपको ट्रांजिएंट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, यू कैन फाइंड मी ऑन अ फेसबुक, यू कैन सेंड मी द मैसेज कि सर मेरा ये डाउट है, तो आप मुझे बता दीजिए,
ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ट्रांजिएंट। और भी क्वेश्चंस है बट वो आप खुद करोगे और खुद उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज अ स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स।